तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज हमें सीखना है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम पूछा जाता है, अगर वही आपके विभव का केस रहता है तो वहां पे निरक्षीय स्थिति जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आंकित प्रश्न बनाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसे समझेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए, आप क्या करेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। ये -q और +q आवेश से मिलकर बना होगा, और इसमें भी आप आवेशों के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके निरक्षीय स्थिति मतलब निरक्षीय स्थिति कहाँ होता है, लंबार्धक पे। तो यहाँ पे कोई बिंदु आप P ले लीजिए जो किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। हम इसको यूं इससे मिलाएंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे, क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। फिर आप क्या करो, इसको नीचे की ओर लेके आइए, तभी तो ये दूरी ज्ञात रहेगा। जैसे इसको हम मान लेते हैं मध्य बिंदु G, क्या मान लेंगे, मध्य बिंदु G। अगर ये मध्य बिंदु G है तो ये दूरी कितनी होगी, L, और ये दूरी कितनी होगी, L। समझ में आ गया आप लोगों को। अब करना क्या होता है कि बिंदु P पर ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु G से P की दूरी पहले मानी जाती है, तो इसको तो हमने R मान लिया, लेकिन -q आवेश के कारण जब आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो ये दूरी मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो दूरी हमें मालूम नहीं है तो हम इसे ज्ञात करेंगे। अगर ये न्यून कोण थीटा है मेरे बाबू, इससे बिंदु A, इससे बिंदु B, और ये क्या हो गया P। अगर ये न्यून कोण थीटा है और इसमें भी, इसको भी हम क्या मान लें, न्यून कोण थीटा, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि समझे न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये क्या है, आधार, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कोण। तो कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जो A से P की दूरी होगी वो होगी रूट में r² प्लस, सबको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से इसमें भी तो आधार L है और लंब कितना है, r है, तो कर्ण क्या होगा, रूट में r² प्लस। अब आपको चीज एक समझ में आ रही होगी, सर जी इसका भी आवेश क्यों है, और दूरी वही है जो इसकी दूरी है, तो दोनों के आवेश और दूरियां समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो समान होगी। हालांकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक की दिशा दूसरी ओर होगी, दूसरी की दिशा दूसरी, मतलब दिशाएं विपरीत हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ तक की चीजों को समझते हैं, क्या लिखना है उसे देखिए, आप नोट कर सकते हैं। माना -q तथा +q आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है, कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। अगर हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो अब आएगा क्या कि मध्य बिंदु G से P की दूरी मानिए, तो क्या मानेंगे, माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से P की दूरी कितनी है, r। स्पष्ट है कि -q तथा +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, रूट में r² + l², दूरियां तो समान है ना। अब हम क्या मान लेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानना पड़ेगा ना। तो कैसे मानोगे कि माना -q आवेश तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है, ये मान लिया जाएगा। अब हम E1 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यों मतलब -q, क्या माइनस लिखेंगे, नहीं, बटा r² मतलब होगा रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम E2 ज्ञात करेंगे, तो E2 मतलब +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई रूट में r² प्लस l² का। आप सबको पता है E1 E2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब हम देखेंगे दिशा दोनों की। ये बताओ, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, अंदर की। कहाँ होगी, अंदर की ओर। दिशा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, धनावेश, तो इसके कारण यहाँ बाहर की ओर होगी, होगी कि नहीं होगी, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा E2।
क्या हो जाएगा ये एंगल अगर आपको ज्ञात रहे तो आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि E1 और E2 ज्ञात हो गया, इनके बीच का कोण आपको जानना पड़ेगा। कितना कोण? तो देख लीजिए, आपने पहले ही देखा है, यहां देख लीजिए, माना कोण जो PAG है वो कितना है? थीटा है, और जो कोण PBG है वह भी कितना है? थीटा है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि कोण PAG बराबर कोण कितना? PBG बराबर थीटा है कि नहीं बाबू? तो अब देखिए, ये आपका क्या है? इस कोण के बाहर का कोण है, तो इसे हम कहेंगे बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और बहिष्कोण के बारे में आपने सीखा होगा, बहिष्कोण अपने सम्मुख के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अपने सम्मुख के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दो एंगल हैं थीटा और क्या? थीटा। दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो बहिष्कोण के नियम से। किसके नियम से? बहिष्कोण के नियम से वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच का कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? तो परिणामी ज्ञात करेंगे ना बिंदु P पर, तो लिखेंगे अतः परिणामी। क्या E बराबर ना? आपको याद आ रहा होगा कि अगर दो सदिश वेक्टर A और वेक्टर B हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनके योग का परिणामी होता है रूट में A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB cos थीटा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण थीटा हो तो सूत्र होगा, इसका मतलब योग का जो परिणामी होगा E बराबर रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा सूत्र E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा ना। तो आपका E बराबर हम यहां लिख रहे हैं भाई, E बराबर आपका हो जाएगा, देखिए E1 E2 के बराबर है कि नहीं है? जितना E1 है उतना ही क्या है? E2 है। तो ये हो जाएगा कि E1 का वर्ग, क्या मैं E2 को E1 लिख सकता हूं? तो E1 का वर्ग प्लस 2 का 2 रहने दो, E1 into E2 मतलब E1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे E1 ही तो E2 के बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे E1 का वर्ग, और cos 2 थीटा है ना बाबू, तो cos 2 थीटा है। तो एक चीज अपने दिमाग में रखिए, cos 2 थीटा का एक सूत्र आपको पढ़ाया जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या पढ़ाया जाता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, तो E बराबर आपका हो जाएगा रूट में A को E1 का वर्ग, A को E1 का वर्ग 2E1 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? 2E1 का वर्ग इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? प्लस माइनस माइनस 2E1 का वर्ग, तो ये कट जाएगा। अब बताइए E बराबर 2 गुणे 2 है कि नहीं? रूट से बाहर आ गया। अब E1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले पद बाहर आ जाते हैं रूट से, तो ये आपका हो जाएगा E1। अब cos स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ गया तो cos थीटा होगा ना, ये हो गया cos थीटा। इसको हम क्या मानेंगे? ठीक है, चलिए, तो हमें यहां देखना है सर कि E बराबर 2E1 cos थीटा हमारा आया हुआ है, समीकरण हमने इसको मान लिया है। तो शेष चीजें मैं यहां मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? फिर इसे हम साफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू। यहां पे E1 की तो वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन क्या cos थीटा की वैल्यू मालूम है? नहीं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे cos थीटा। क्या ज्ञात करेंगे? cos थीटा। इसको मिटा देना, ठीक ना? cos थीटा अगर हमें ज्ञात करना है तो या तो आप त्रिभुज PGA ले लीजिए या त्रिभुज PGB ले लीजिए, दोनों से ही cos थीटा ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखेंगे त्रिभुज AGP में, त्रिभुज किसमें? AGP में cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे भाई? तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें? AG, और बटा कर्ण कितना है? AG की वैल्यू कितना है? L,
और एपी की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो ना, तो लिखेंगे समीकरण एक में मान रखने, ठीक ना। तो बताइएगा ई का ई लिख देंगे, E1 का मान था 1/, बात नहीं, E1 का मान था, ई का मान था 1/4 पाई ऐसा 2 का गुणा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना था q बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। तो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे q बटा आर स्क्वायर प्लस cos थीटा का वैल्यू है l रूट में आर स्क्वायर प्लस। और कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। E बराबर, ध्यान दीजिए, इस 2 को इधर भेज दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 यानी कि q इंटू 12 सजा दिए ना बाबू, और बटा हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है। रूट का मतलब होता है कि उस संख्या का पावर 1/2 है। उस संख्या का पावर कितना है बाबू? 1/2 है। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो दोनों है, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। तो जब गुणा होगा तो घात जुड़ेंगे ना, तो 1 में कितना जुड़ जाएगा? 1/2। सबको समझ में आ रहा है? E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 12 को हम क्या कहते हैं? P। और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अब वही चीज उपेक्षा कर देंगे, क्या कर देंगे? उपेक्षा लिखेंगे कि चूंकि L इज लेस देन कितने के? 1, तो L स्क्वायर क्या होगा? उपेक्षणीय होगा। L स्क्वायर क्या होगा? उपेक्षणीय होगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई L स्क्वायर को आपने उपेक्षा कर दिया, तो बचा क्या? R स्क्वायर। R स्क्वायर का पावर 3/2। आप सबको पढ़ाया गया है कि यदि m का पावर n हो और इसका पावर m हो जाए, यानी जब घातों के घात हो तो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा, यानी n का गुणा हो जाता है m से। वैसे ही 2 में कितने से गुणा होगा? 3/2 से। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R। याद रखिए, यही आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब सुनिए, एक और चीज करिएगा आप लोग, रिमार्क में एक चीज जरूर ध्यान रखना है। मैं रिमार्क आपको एक बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। आपको हमने बताया कि जो E अक्षीय होता है, E अक्षीय मतलब समझ रहे हो? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई r। इसको हम मान लें अगर समीकरण 1 हुआ। अगर E निरक्षीय की बात की जाए तो E आपका निरक्षीय बराबर अभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई r। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 भागे कितने से? समीकरण क्या कर दिया जाए? 2 से। तो E1 में E2 से भाग होगा ना, माने E अक्षीय में E निरक्षीय से, यही ना? E अक्षीय बटा E क्या हो जाएगा? निरक्षीय बराबर 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा। 2p बाई आर क्यू बटा p बाई आर क्यू होगा। आर क्यू से आर क्यू कटा तो 2 ही ना बचेगा। तो इसका मतलब है कि E अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 गुणे E निरक्षीय। याद रखिएगा, आंकिक प्रश्न बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। इसका निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि अतः यह सिद्ध होता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है।